हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉजेज, मतलब विस्मरण क्या है इसके बारे में और विस्मरण के कारण पढ़ेंगे। तो एविंगहॉस के अनुसार विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। समय बीतने के साथ साथ भूलने की क्रिया अपने आप होते रहती है और इसमें मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है। मान लीजिए कोई अगर आप कोई घटना देखे या कोई आपके साथ कोई घटना घटा, तो अगर समय जब जब बीतते रहता है तो समय बीतने के साथ साथ आप उस घटना को धीरे धीरे करके आप भूलते जाते हैं। इसे ही विस्मरण कहा जाता है। तो निरर्थक पदों को सीखने के बाद 4 से 6 घंटे तक विस्मरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चलती है। इसके बाद 5 से 7 दिनों तक भूलने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बाद भूलने की गति धीमी होती है और यहाँ तक कि 10 दिन और 21 दिन के भूलने में अधिक अंतर नहीं मालूम पड़ता है। परंतु अन्य मनोवैज्ञानिकों ने एबिंगहस के मत को मानने से इनकार कर दिया है कि जो विस्मरण है वो निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। उनके अनुसार विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया ना होकर सक्रिय निष्क्रिय, तो सक्रिय भी और निष्क्रिय भी मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। अर्थात विस्मरण जहाँ समय बीतने के साथ साथ होता है, वहाँ उसमें मस्तिष्क क्रिया भी कुछ हाथ अवश्य होता है। फ्रायड के अनुसार, जो फ्रायड महोदय हैं, उनके अनुसार विस्मरण का कारण दुखद विचारों या अनुभवों का दमन भी है। अगर हमारे साथ कुछ दुखद घटना घटता है तो उस विचार को हम अपने आप में दमन कर लेते हैं, दमित कर लेते हैं। यही विस्मरण का कारण होता है। वो क्या होता है, सारा हमारे कॉन्शियस से सारा बात जो होता है, दुखद घटना, वो अनकॉन्शियस में धीरे धीरे जाने लगता है। अनकॉन्शियस में वो कभी कभी हमारे ड्रीम में आ जाता है, लेकिन वो समय बीतने के साथ साथ हमारे जो विचार है वो दमित होते जाता है। ये फ्रायड महोदय के अनुसार है। तो विस्मरण पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि स्मरण और विस्मरण के बीच के व्यवधान में क्या मानसिक प्रक्रियाएं हुई हैं। नींद में सबसे कम विस्मरण होता है, परंतु यदि किसी विषय को सीखने के बाद सोने के बजाय कोई अन्य काम किया जाए तो विस्मरण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक तीव्र हो जाती है। नींद में जो होता है आदमी का सबसे कम विस्मरण होता है, लेकिन अगर सीखने के बाद अगर कोई और काम किया जाए तो विस्मरण की क्रिया जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी ही हो जाती है विस्मरण की क्रिया। इस प्रकार विस्मरण निष्क्रिय प्रक्रिया होने के साथ साथ सक्रिय प्रक्रिया भी है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि विस्मरण को निष्क्रिय प्रक्रिया किसने कहा है, तो एबिंगहॉस ने कहा है। बाकी सारी मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण को निष्क्रिय के साथ साथ सक्रिय प्रक्रिया भी माना है। अभी हम लोग देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ फॉरगेटिंग। स्मरण की हुई बात का भूलना कभी कभी गंभीर परिणामों को उत्पन्न करने वाला हो सकता है। जैसे आप कोई एक इम्पॉर्टेंट बात याद करें हैं और इम्पॉर्टेंट बात समझे हैं और उसको किसी और को समझाना है, लेकिन आप उसी समय वो बात को आप विस्मरण कर लिए, मतलब आप भूल गए, तो आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे परीक्षा में बैठकर अगर हम घर से गए हैं कुछ क्वेश्चन याद करके और परीक्षा में बैठे हैं और फिर आंसर ही याद ना है, तो उस समय तो विस्मरण एक कठिन चीज हो सकता है आपके लिए। इसी प्रकार किसी निर्दोष व्यक्ति पर खून का मुकदमा चल रहा है और गवाह घटनाक्रम में स्मरण ही नहीं कर पाए कि उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मतलब जो गवाह है वो भूल जाएगा कि उसको क्या बताना है। तो अगर सही सही बात बता देगा तो निर्दोष व्यक्ति बच जाएगा, अगर नहीं बचाएगा तो उसको उसको जेल हो सकता है, उसको फांसी हो सकता है निर्दोष व्यक्ति को। तो विस्मरण बहुत खतरनाक यहाँ हो सकता है, किसी का लाइफ बर्बाद हो सकता है। इसके विपरीत बहुत सी बातें भूलना मनुष्य के लिए लाभदायक भी हो सकता है। ये सारे जो दुखद चीज़ें, ये सब जो बताएं, परीक्षा में बैठ करके आंसर भूल जाना या किसी कोर्ट में जाके गवाह अपना भूल गया बात कहना, तो ये सब जिंदगी बर्बाद करने वाला चीज़ है। लेकिन इसके विपरीत बहुत सी बातें को जो भूलना होता है मनुष्य के लिए लाभदायक भी होता है। अगर भूल जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी के दुखद जीवन में दुखद कोई घटना हुआ, अनुभव हुआ, उसको अगर वो भूल जाता है तो मेंटल फ्रेशनेस उसको लगता है। निरर्थक विषयों को भूलना तो इस सबसे मन फ्रेश लगता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भूलना जीवन के कुछ क्षेत्रों में तो लाभदायक है,
अगर हम दुखद घटना को भूल रहे तो लाभदायक है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बात जैसे परीक्षा में क्वेश्चन को भूल गए तो वो हमारे लिए हानिकारक है। तो भूलना अथवा विस्मरण प्रक्रिया की मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें कुछ मुख्य निम्नलिखित परिभाषा निम्नलिखित है। एमएल मन के अनुसार जो कुछ सीखा गया है उसे धारण न कर सकना ही विस्मरण है। अगर हम कुछ सीखे हैं उसको हम अगर धारण नहीं कर पा रहे हैं अपने मस्तिष्क में तो वो क्या है, विस्मरण है। फ्राइड के अनुसार जो कुछ अप्रिय है, जो कुछ हमारे लिए दुखद है, उसे स्मृति से दूर करने की प्रक्रिया ही क्या है, प्रकृति ही भूलना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विस्मरण को क्रिया कहना गलत है। वे यह मानते हैं कि भूलना स्मरण की क्रिया का विरोधी है, अर्थात उसका व्यवधान है, इसलिए यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जैसे कि एबिंगहॉस ने कहा है, किसी विषय को भूलने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। समय के साथ साथ कुछ विषय स्वतः ही विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, किंतु और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे सक्रिय और निष्क्रिय भी मानते हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको। इस मत को प्रतिपादित करने वाले मुख्य फ्रायड महोदय हैं। उनका मानना है कि जो विषय हमको अप्रिय लगता है उसको प्रयत्न पूर्वक विस्मृत करने का हम प्रयास करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ ज़्यादा अप्रिय घटना हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि वो बात हम मेरे मेमोरी से निकल जाए ताकि हम आराम से अपना ज़िंदगी जी सकें। इस प्रकार भूलना एक और अनेक विषयों में स्वतः विस्मृत होने वाली वृत्ति है और वहीं दूसरी ओर सक्रिय प्रक्रिया भी है। अतः हम कह सकते हैं कि भूलना निष्क्रिय भी होता है और सब प्रयास भी भूला जाता है। भूलना मतलब अपने आप से भी हम भूल सकते हैं और हम कोशिश करके भी भूल सकते हैं। तो भूलना क्या हुआ, भूलना पहले से संग्रहित या सीखी गई जानकारी को याद करने या वापस लाने में असमर्थता को हम लोग विस्मरण कहते हैं या भूलना कहते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें एसटीएम या एलटीएम स्मृति में संग्रहित जानकारी या तो अचानक या धीरे धीरे खो जाती है या बदल जाती है। यह स्मृति की विफलता है। इसके कारण समय के साथ जानकारी का क्षय होना, अन्य यादों का हस्तक्षेप या कुछ अप्रिय या दर्दनाक अनुभव को चेतन मन से दूर रखना हो सकता है। तो यह पहले से सीखी गई बातों को याद करने की अक्षमता है। दूसरा, इसमें स्मृति में मौजूद जानकारी का ह्रास या परिवर्तन शामिल है और यह स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन अत्यधिक या असामान्य भूलना किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। तो भी हम लोग विस्मरण किसे कहते हैं अच्छी तरह से पढ़ लिए। अभी हम लोग इसके कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, इसके कारण को जानते हैं। तो फॉरगेटिंग का जो सबसे पहला कारण है वो फॉरगेटिंग ड्यू टू इनकोडिंग फेल्योर्स, कूट संकेतन असफलता के कारण विस्मरण होता है। तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस जो बाधा का सिद्धांत है, भूलने का प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जब हम एक विषय को स्मरण करते हैं, मतलब जब हम एक विषय को याद करते हैं, तब उसके स्मृति चित्र हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं और वह चित्र मस्तिष्क की धारण शक्ति को ग्रहण कर लेती है और यह क्रम निरंतर चलते रहता है तथा नए नए स्मृति चित्र हमारे मस्तिष्क में बनते जाते हैं। इन स्मृति चित्रों में जिनकी धारण दुर्बल होती है वे अन्य चित्रों के आने पर विस्मृत भी हो जाते हैं और जब उनकी आवश्यकता होती है तब वो चेतन पटल पर नहीं आ पाते हैं। अन्य संस्कारों की बाधा के कारण होने वाली इस विस्मृति बाधा का सिद्धांत ही कार्य करता है। कभी कभी बाधा का सिद्धांत अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि बाधा का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है फॉरगेटिंग का जो कारण है वो है फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डीके, चिन्ह ह्रास के कारण विस्मरण। किसी भी सीखी हुई बात को याद लंबे समय तक उपयोग ना किया जाए, अगर किसी भी सीखी हुई जो कार्य है उसको हम लंबे समय तक अगर याद नहीं करें, कोई छोटा बच्चा है अगर कोई राइम्स याद कर रहा है, अगर उसको हम बार बार वो राइम्स का रिवीजन ना कराएं या तो वो क्या होगा, बच्चा वो राइम्स को भूल जाएगा उस तथा उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं। अर्थात याद किए हुए विषय को पूर्ण दोहराया नहीं गया तो उसके स्मृति चिन्ह जो मेमोरी ट्रेस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे
कम हो जाता है तथा समय अधिक होने पर वे मिट भी जाते हैं। इसलिए सीखने की क्रिया में अभ्यास जो होता है, एक्सरसाइज, वो उसको बार बार रिवीजन करना अधिक महत्व होता है। हम भी अगर कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिए तो वो भूल जाएंगे। अगर उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को अगर आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा तो हमेशा के लिए आपके मेमोरी ट्रेस बन जाएगा और अब जब उसको रिकॉल करिएगा आपके पास आ जाएगा। अतः इस सिद्धांत के अनुसार विषय का बार बार न दोहराना तथा उसे उपयोग में न लाना अनुप्रयोग का सिद्धांत है। इस सैद्धांतिक कारण को चिन्ह ह्रास या संचयन असफलता के कारण होने वाले विस्मरण के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरा है फॉरगेटिंग का कारण, वो है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेल्योर, पुनः प्राप्ति या पुनरुद्धार असफलता के कारण। विस्मरण के प्रमुख कारणों में पुनः प्राप्ति असफलता भी एक कारक है। इसमें यदि व्यक्ति एक परिस्थिति में किसी साहचर्य या सूचना को याद करता है तो उसका प्रत्याहन किसी अन्य परिस्थिति में करता है, असमान होने के कारण उसकी पुनः प्राप्ति असंभव होती है और विस्मरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो चौथा है फॉरगेटिंग का कारण, वो है फॉरगेटिंग ड्यू टू इनहिबिशन, अवरोध के कारण विस्मरण। विस्मरण का अगला कारण अवरोध का कारण है। किसी विषय अथवा अध्याय को याद करने से पूर्व संचित सामग्रियों के स्वरूप को समझना चाहिए। वास्तव में पहले एवं बाद में संचित सामग्रियों से लक्ष्य स्मृति में एक प्रकार की बाधा पहुंचती है जो कि पुनः प्राप्ति असफलता बाधा के कारण होती है। इस प्रकार की बाधा दो प्रकार की होती है। पहला होता है अग्रोन्मुख अवरोध, प्रोएक्टिव इनहिबिशन और इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन या अवरोध। तो सबसे पहले हम लोग अग्रोन्मुख अवरोध या प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जैसे कोई स्मृति में पहले से सीखी गई जो बात होती है उसको अगर हम भूल जाते हैं, मतलब जो पहले से सीखी गई जानकारी या नई जानकारी सीखने या याद करने की जो क्षमता में जो हस्तक्षेप होता है उसे हम लोग प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। थोड़ा सा पेज जो है वो मुड़ गया, इसको भी मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। हो गया ठीक। तो प्रोएक्टिव धारण करने में जो होता, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या अग्रोन्मुख अवरोध होता है धारण करने में। यह बाधा धारण परीक्षण के पहले होने वाले अन्य सीखने के परिणाम में होती है, अर्थात जब पहले सीखा गया विषय वर्तमान सीखे गए धारण को प्रभावित करता है तो ऐसी बाधा को अग्रोन्मुख बाधा कहते हैं। मतलब यह एक ऐसी स्मृति घटना है जहाँ पहले से सीखी गई जानकारी जो होती है नई सीखे गई याद करने की क्षमता में हस्तक्षेप करती है। जो पहले से सीखा गया जानकारी है वो क्या करता है, नई जानकारी सीखने को याद करने की क्षमता में हस्तक्षेप करती है। जिसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे हम नया फ़ोन नंबर को याद रखने में कठिनाई होना क्योंकि पुराना नंबर आपके स्मृति में बहुत गहराई से संग्रहित होता है, इसलिए नया नंबर आपको मोबाइल का नंबर याद नहीं होता, क्योंकि जो पुराना नंबर है हम बहुत दिनों से उसको याद करते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल का नया नंबर लिए हैं तो अगर वो टाइप करें तो पुराना नंबर ही आपसे टाइप हो जाएगा। ये हुआ प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हम लोग रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या पृष्ठोन्मुख अवरोध देखते हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले क्यूलर और चिलेंजकर ने किया। इन मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि विश्राम करने के बाद धारण की मात्रा उतनी कम नहीं होती है। जब एक बात को याद करने के बाद दूसरी बात को याद किया जाता है इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के अवरोध को पृष्ठोन्मुखी बाधा कहते हैं। यह स्मृति घटना है जिसमें नई जानकारी सीखने से पुरानी जानकारी को याद करना कठिन हो जाता है। यह स्मृति घटना क्या है कि अगर हम नई जानकारी को याद कर रहे हैं तो पुरानी जानकारी को भूल जाएंगे। और वो क्या था, प्रोएक्टिव की पुरानी जानकारी याद है इसलिए हमें नई जानकारी याद रखने में दिक्कत हो जाती है। तो
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका नेट में भी पूछता है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है और कॉलेज वाले एग्जाम में भी पूछता है कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। आप लोगों को याद हो गया होगा कि पहले से सीखी गई जानकारी जो नई जानकारी को इंटरफेरेंस करता है तो वो क्या है, प्रोएक्टिव, और जो नई जानकारी है वो पुरानी जानकारी को याद करने में कठिनाई देता है तो है रेट्रोएक्टिव। तो रेट्रोएक्टिव का उदाहरण क्या हुआ, अगर नया पासवर्ड सीखने से आपका जो पुराना पिछला पासवर्ड है वो याद रखने में अगर कठिनाई होता है तो वो क्या हो गया, रेट्रोएक्टिव। अभी हम लोग देखते हैं मोटिवेशनल थ्योरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे कार्य जो कि अपूर्ण हो उन कार्यों को पुनः स्मरण करने में यह सिद्धांत सहायक होता है। अर्थात अभिप्रेरणा का सिद्धांत उन कार्यों के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करता है जो कि किन्हीं कारणों से अपूर्ण रह गए हैं। इन कार्यों की उपलब्धि तो पूर्ण नहीं होती है किंतु उद्देश्य की प्राप्ति का आकर्षण सदैव बना रहता है, परंतु अपूर्ण कार्यों में उपलब्धि होने के कारण अभिप्रेरणा का संतुष्टिकरण हो चुका है। तो ये था जो क्वेश्चन, वो था फॉरगेटिंग एंड इट्स कॉजेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ सेमेस्टर 1 जो एमजेसी का सेमेस्टर 1 है वो आज कंप्लीट होता है। अब से हम लोग सेमेस्टर 2 की पढ़ाई करेंगे।